चलो तो अपन कहेंगे KSP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। सो ये S into S हो जाएगा। The solubility of barium sulfate in pure water is given, अपन का इसका वैल्यू गिवन है। तो मैं this into this मतलब उसको 4 into 10 की पावर -5 into 4 into 10 की पावर -5 से KSP कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। उससे मैं KSP कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है KSP आ जाएगा मेरे पास 4 into 10 की पावर -5 into 4 into 10 की पावर -5 that is equal to 16 into 10 to the power of -10. That is the KSP of the reaction. सॉल्बिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, मुझे इसका KSP मुझे पता है। अगर इसका सॉल्बिलिटी BaSO4 का सॉल्बिलिटी ऑफ BaSO4 इन प्योर वाटर इज दिस, तो S into S होता है KSP वैल्यू। सॉल्बिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अब मुझे जो क्वेश्चन में पूछा है वो है कि आप इसका सॉल्बिलिटी बताओ इन जब इसमें बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे। तो बेरियम क्लोराइड तो 100% डिसोसिएट होता है। ये बेरियम आयन आएगा, ये ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयन आएगा। बेरियम आयन ये अपन को 10 की पावर -2 मोलर गिवन है, तो ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है। सो ये 10 की पावर -2 होगा, ये 2 into 10 की पावर -2 होगा। लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट इसका होगा इसमें। तो इसमें इसको ऐड करने से सपोज कर लेते हैं कि भाई ये डिसोसिएट होगा तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो अज्यूम कर लेते हैं इसका सॉल्बिलिटी S डैश है। इसको ऐड करने से ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा रिएक्शन, बिकॉज कॉमन आयन इफेक्ट्स की वजह से ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। लीचेटलेस प्रिंसिपल। अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई कॉमन आयन ऐड करो, कोई कॉमन प्रोडक्ट ऐड करो, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता है। तो फिर टोटल आयन कॉन्सेंट्रेशन तो इसमें हो जाएगा 10 की पावर -2 और ये S डैश हो जाएगा। बेरियम आयन विल बी S into 10 की पावर -2। कर लो। KSP विल बी इक्वल टू KSP आपको गिवन है S plus 10 की पावर -2 into S डैश, ये हो जाएगा। अब अपन को ऑलरेडी पता है S डैश बताना है इसमें। ये S डैश बहुत छोटा होगा, क्यों? क्योंकि जब बेरियम क्लोराइड नहीं था तभी ये 10 की पावर -5 था, जब ये नहीं था S का वैल्यू। अभी इसको ऐड करोगे तो S का वैल्यू तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो अपन बता देंगे कि SP विल बी इक्वल टू, ये 10 की पावर -2 ले लेते हैं और S डैश आ गया अपने पास। ये अपन को गिवन है, ये आपको पता है, बता दो S डैश इज इक्वल टू 16 into 10 की पावर -6। दैट्स योर आंसर। अब आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अब 2 भी पूछा है किसी ने। 2 वाला पूछना तो मेरे ख्याल से अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर था, इसको तो पूछना बनता ही नहीं था अपना। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर फॉर कोबाल्ट आयन इज। हाँ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो ना। कोबाल्ट +3 में कोबाल्ट इज 3d7 4s2, तो कोबाल्ट 3 प्लस कितना होगा 3d6, और 3d6 का मतलब कितने हो गए, डी में 6 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू इज इक्वल टू होता है √n into n+2। लो भाई, ये आपको 4 गिवन है, तो 4 into ये हो जाएगा। आप देख लो ये ऑप्शन। बी ऑप्शन की बात करते हैं, ये तो आपका ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1। रेडियल नोड्स, सो रेडियल नोड्स होता है n minus l minus 1, so 3 minus 1 minus 1 that is equal to 1। that's correct। 3p के लिए n का वैल्यू 3 है और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। वेरी able to write that। थर्ड वाले में अपन को गिवन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद m इक्वल टू 0, c वाला मुझे, तो m इक्वल टू 0 बताना है और mn+2 की बात कर रहा है, चलेगा। mn+2 की बात करोगे तो अपन को पता है mn+2 में अपन को क्या करना है। आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3s2 that is 2p6 3s2 p6, और 3d mn है तो 5 होगा और 4s2 होगा, और +2 होगा तो ये हटाऊंगा तो +2 हो जाएगा mn+2। अब अपन ने कहा कि m का वैल्यू 0 है, वो बताना है। तो n का वैल्यू इधर अपन को पता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि m का वैल्यू 0 तो हो गई, l का वैल्यू 0 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है।
टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई पी में अपन क्या करेंगे ना, पी में तो ऐसे बनाएंगे ना अपन, 6 इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, तो एक बार m का वैल्यू 0 लिखोगे, एक -1 एक +1 लिखोगे ना, तो 2 के लिए ही m का वैल्यू 0 रहेगा। करो कैलकुलेट। डी वाले में अपन को गिवन है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन B4 इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल ये गलत है, क्योंकि जो आपने लिखा है √6h/4π ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऑर्बिट के लिए अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ऑर्बिट के लिए अपन कहते हैं भाई इट इज इक्वल टू NH/2π, और ऑर्बिटल के लिए अपन लिखते हैं दैट इज इक्वल टू, ऑर्बिटल के लिए √L × L+1 h/2π। तो अपन को लिखा था द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वेनेडियम। वेनेडियम कितना होता है वो अपन चेक कर लेते हैं। वेनेडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम मतलब 23 का मतलब हो गया 3d3 4s2। तो D1 लिखा आपने, तो D1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये पता है कि D के लिए L का वैल्यू SPD ये 0 होता है, ये 1 और ये 2, तो √2 × 2 + 1 लिखना था, h/4π 2π होना था, सो √6 h/2π होना चाहिए था, ये 4π के बने, इसलिए वो गलत है। मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन अपन को समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं। बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन में सी ऑप्शन पूछा है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन बता देता हूं। थर्ड क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो गिवन है अपन को, उसमें है कि भाई ClF नेगेटिव इज Cl2F नेगेटिव इज लीनियर। वो अपन को बताना है सही है गलत, तो अपन कहेंगे Cl हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक नेगेटिव चार्ज 8, 2 फ्लोरीन है तो एक इधर है एक इधर है, ठीक है, लीनियर आ गया ना। sp3d2 आ गया, sp3d आ गया, 1 2 3, एक s 3 p और एक d, ठीक है। तो Cl लिखूंगा मैं और 5 बनाऊंगा तो ऐसे बनेंगे, और अपन को पता है लोन पेयर तो यहाँ होंगे तो लीनियर हो गया ना, दो, एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर, इट्स अ लीनियर शेप एग्जैक्टली 180। बेंट कैसे होगा, ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, जितना इसका इन तीनों से रिपल्शन है उतना ही इधर से भी रिपल्शन है, हाउ इट कैन बी बेंट। ये तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब ये फ्लोरीन इन तीनों के साथ 90 डिग्री पे है, ये फ्लोरीन इन तीनों के साथ 90 डिग्री पे है, हाउ इट कैन बी बेंट शेप, तो वो गलत किया तुमने। ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा चेक करते हैं अपन। फोर्थ वाला किसी ने नहीं पूछा, फिफ्थ वाला पूछा है। फिफ्थ वाले में गिवन है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस 3 प्रोसेस आर कैरिड आउट। ठीक है भाई, मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस है और 3 प्रोसेस अपन बना रहे हैं उसमें, तो ठीक है अपने पास एक प्रोसेस ऐसे है, मैं आइडियल गैस को बना देता हूं फिफ्थ वाले में। तो इसमें P और V अपन को गिवन है और ये अपने पास ऐसे गिवन है, ठीक है। इसमें गिवन है A और इधर B गिवन है, इधर P और इधर Q गिवन है, और 3 प्रोसेस अपन को ऐसे गिवन है। सो एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस ये है, ये 3 प्रोसेस अपन को गिवन है। तो अपन को 3 प्रोसेस के लिए लिखा हुआ है दैट इज AB एक प्रोसेस है, और P और B एक प्रोसेस है, और एक A Q और B, ये 3 प्रोसेस हो गए। अपन का ऑप्शन करेक्ट चुनना है इसमें से, ठीक है भाई। डेल्टा AS does not depend on the type of process, that's correct. डेल्टा अपन को डेल्टा SAB does not depend on, मतलब this is equal to this APQ APB is equal to delta SA that is AQB, ये सब बराबर हो गया। वो क्यों, बिकॉज डेल्टा S is a what is that स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, किस पाथ से वो गया उस पर डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो दोनों का एक जैसा रहेगा ना, ये और ये एक जैसा ही रहेगा ना दोनों का।
चाहे इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, बट वर्क डन अलग अलग होगा। ऑब्वियसली बात है, वर्क डन तो अलग अलग होता है, दैट इज अ पाथ फंक्शन। वर्क डन एंड क्यू इज अ पाथ फंक्शन। If AB is reversible isothermal process, this is reversible isothermal process, then delta S AB is equal to QB divided by T. QB is the heat involved in the process AB and T is the temperature of isothermal process. That is correct. ठीक है, अब अपन से कह रहा है कि आपने बोला था जिनके पास डेल्टा नहीं होता है वो स्टेट फंक्शन होते हैं, तो हम भी तो अभी भी बोल रहे हैं ये। तो डेल्टा एस ए बी क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? वो तो अभी भी बोल रहा हूँ। मैंने कब मना किया कि मैंने बोला था? मैंने कहा था जिसमें डेल्टा लगता है ना वो बगैर डेल्टा के स्टेट फंक्शन होता है। तो डेल्टा का कैलकुलेशन बोल रहा है, वो तो डिफरेंस का पूछ रहा है अपन से क्वेश्चन में, वो तो स्टेट फंक्शन है ना। तो रीजन दे रहा हूं कि वो सब इक्वल क्यों होंगे, बिकॉज दे आर स्टेट फंक्शंस। इसको क्यों हटाना है? बी ऑप्शन में अपन को लिखा है डेल्टा एस ए बी विल बी इक्वल टू दैट इज क्यू। अपन ने पढ़ा था जो, वो अपन ने क्या पढ़ा था इसमें? क्यू रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय टी, ये लिखा था और वही लिखा हुआ है ऑप्शन में। ये तो डेफिनेशन पढ़ा था। और रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, तो दैट इज करेक्ट। फिर ऑप्शन सी एंड डी दे आर रॉन्ग। व्हाई इट इज सो? वो कह रहे हैं दिस इज ग्रेटर देन दिस या फिर दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये तो गलत होगा। मतलब ये बोल रहे हैं दिस इज ग्रेटर देन दिस या दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये सब गलत है। स्ट्रेट फंक्शंस सब इक्वल हो, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 6, 6 का सी वाला, pH of HCN and pH of हमें बताना है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ बोथ आर मिक्स्ड। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में सी वाला बताना है। तो सी वाले पार्ट में अपन कहेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH इज इक्वल टू, एक HCN है अपने पास, अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, और एक NaOH को मिक्स करेंगे तो NaCN बनेगा। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया भाई? इसका मोलारिटी हो गया 10 की पावर -12, 10 की पावर -2, और इसका मोलारिटी हो गया 10 की पावर -12। तो अब ये NaOH है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये HCN है तो ये H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और ये NaOH है तो ये OH माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन। ये लो, वो क्यों? क्योंकि pH गिवन है ना ऐसे 10 की पावर -12, तो OH माइनस आइन विल बी 10 की पावर -2। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, इसका भी वॉल्यूम 10 की पावर -2, ये भी वॉल्यूम इक्वल है और 10 की पावर -2। मिलीमोल्स तो खत्म हो गए, अपने पास NaCN बचेगा। तो in which case the pH of the resulting solution will be average value of the two solutions। तो अगर इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ द टू सॉल्यूशंस ना, नहीं भाई, इसमें तो अगर अपन चेक करेंगे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन तो कितना आएगा अपने पास? NaCN। तो इसका पीएच तो जो टोटल पीएच आएगा इसका, ये तो सॉल्ट है, और इसका जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट है। अगर बेसिक सॉल्ट है तो भाई इसका पीएच 2 था, इसका पीएच 12 था, तो एवरेज वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? 7 आनी चाहिए। तो इसका पीएच 7 तो नहीं आने वाला, इट्स अ बेसिक सॉल्ट, इट विल बी ग्रेटर देन 7। सो बेसिक सॉल्ट में अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना है, OH माइनस आइन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH इनटू C। KH अपन को गिवन है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? KH विल बी इक्वल टू KW अपॉन K इनटू C। C आपको गिवन है,
10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज वॉल्यूम से डिवाइड करोगे ना, टोटल वॉल्यूम से, और वॉल्यूम इक्वल है मतलब डबल किया आपने वॉल्यूम, दोनों को ऐड करोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। इसमें इसको ऐड करो तो 2 भी हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करो तो भी 2 भी हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन अपन को पता है कितना है, Kw अपन को पता है, Kw 10 की पावर -14 गिवन है, और E अपन को 10 की पावर -10 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन एट 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 2। ये ले भाई 7 तो नहीं आ रहा, दैट्स रॉन्ग। 6th का सी वाला, 7th पूछा है, 7th कैलकुलेट कर लेता हूं। 7th वाले क्वेश्चन में आपने पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 में a solution is made by dissolving both Ag2CrO4 and Ag2CrO4 को डिसॉल्व करूंगा एंड Ag2C2O4 को डिसॉल्व करूंगा सिल्वर ऑक्साइड until the saturation is reached so that both salt have Ksp is equal to this much। ठीक है, दोनों का Ksp अपन को गिवन है, ठीक है, इसका भी Ksp गिवन है, मतलब इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा Ag आइन का स्क्वायर इनटू प्लस Cr माइनस आइन, CrO4 2 नेगेटिव आइन, और इसको भी अगर इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो Ag आइन, चलो ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि अपन Ksp आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे भी लिख लेते हैं। ये लो भाई, दोनों को मैंने लिखा, दोनों के Ksp मुझे गिवन है, मतलब दिस इनटू दिस अपन का ये गिवन है, Ksp ऑफ Ag2CrO4 गिवन है मुझे, दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -12 मुझे गिवन है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag टू द पावर ऑफ 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 2 नेगेटिव, और मुझे दूसरा गिवन है 2 इनटू 10 की पावर -12 कंसंट्रेशन ऑफ Ag टू द पावर ऑफ 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C2O4 2 नेगेटिव। मेरे पास दो इक्वेशन है, चलो देखते हैं क्या बनाना है। अगर देखा जाए तो मेरे पास इसको डिवाइड करके मैं इन दोनों के कंसंट्रेशन बता सकता हूं क्या क्या होंगे, वो रेशियो है ना 1/2 का। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द फाइनल सॉल्यूशन Ag in concentration is this and अच्छा ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात कर रहा है, ये 2x ले लो, ये y ले लो, ये x ले लो, हाँ, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन इसका होगा इसका डबल इसका होगा, मैंने 2x लिया, इसको 2y ले लो, इसको y ले लो, तो अगर मैं इसको 2x लिखूंगा, इसको x लिखूंगा, इसको y लिखूंगा, इसको 2y लिखूंगा, तो मुझे एक बात पता चल जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन y, ये मुझे पता चल गया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे गिवन है 10 की पावर -12 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर इंटू x, और 10 की पावर -12 2 इंटू 10 की पावर -12 इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर इंटू y, उसी से तो मैंने xy लिखा ही। अब क्या कैलकुलेट करना है, अगर मुझे x और y आ गया तो मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड, तो सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन जब अपन लिखेंगे ना, अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि अगर ये x ये दोनों तो इक्वल है ना ऐसे, सो 2x + 2y ऐसे कर लूंगा, ये 2y कर लूंगा ऐसे, तो कॉन्सेंट्रेशन अपन ऐसे कर लेंगे, इसको भी अपन वैसे बना देते हैं, क्योंकि ऐड तो होंगे ही भाई, दोनों कॉमन आयन है, साइमल्टेनियस है, तो चलो फिर अपन 2x + 2y टू द पावर ऑफ 2 इनटू x लिख लेते हैं, और ये 2x + 2y टू द पावर ऑफ 2 इनटू y लिख लेते हैं। अपन को x और y गिवन है, तो किसी एक से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करके x में बना के x कैलकुलेट कर लेते हैं, y कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर x आ गया तो आपको पता है कि भाई 2x + 2y इज इक्वल टू Ag और x और y अपन को पता है, तो आप बता दो भाई सिल्वर आयन कितना आ रहा और क्रोमेटाइन कितना आ रहा, बोलो तो कैलकुलेट कर देते हैं, इधर से इक्वेशन ही सॉल्व करने, दैट इज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, बोलो तो मैं कैलकुलेट करूं साइमल्टेनियस इक्वेशन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन ना, ठीक है ना। तो अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y, तो आप कंसंट्रेशन बता दो भाई, ये x है ये y है, x का वैल्यू अगर 0.6 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है, तो क्रोमेटाइन आ गया, और ऑक्सिलेटाइन अपन देख लेंगे भाई क्या है, तो आप कैलकुलेट कर लो, बोलो
मैं कैलकुलेट करूं तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन तो सही होगा ना। तो x का वैल्यू 0.6 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है, क्योंकि क्रोमाटाइन का दोनों में गिवन है वही, और ऑक्सिलेटाइन का भी दोनों में वही गिवन है। और क्रोमेटाइन और ऑक्सिलेटाइन y का वैल्यू देखो एग्जैक्टली अपन को हाफ गिवन है दोनों ऑप्शन में। इसका मतलब x का वैल्यू तो आ रहा है 0.6 इंटू 10 की पावर -6, और अपने पास आ रहा है y का वैल्यू। तो अपन को सिर्फ सिल्वर आयन कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आएगा, और सिल्वर आयन दोनों में सेम आएगा, इसलिए आंसर अपना इसमें 1 और ए भी आ सकता है और डी भी आ सकता है, लेकिन बाकी नहीं आ सकते, क्योंकि उससे डबल ही होगा ना। 2x प्लस 2y अपन ऐड करके ही बताएंगे ना भाई। x का वैल्यू तुम्हें आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 0.6 इंटू 10 की पावर -4, और ये आ रहा है मेरे पास 0.3 इंटू 10 की पावर -4। अब ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करके बता देते हैं, ऐड करो और बता दो, आंसर आ गया। क्योंकि ऑप्शन उसने बनाई ऐसे हैं कि अपन को पता चल रहा है कि भाई किसी को तो टिक करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन बता देते हैं, दैट इज द आंसर। तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब अपन को चाहिए था 7 के बाद 9, 9th वाला ना, 8th भी है। अच्छा, 8th वाले में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पेरोक्साइड्स स्पीसीज। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड है, क्योंकि ये +2 है तो इस पे -1 होना पड़ेगा। PbO2, Pb पे +4 होता है तो ये ऑक्साइड है। KO2 होगा तो इस पे +1 होता है तो -1 होगा, तो -1/2 होगा, ये सुपर ऑक्साइड है, नहीं होगा। फिर उसके बाद Na2O2 तो पेरोक्साइड होगा, Na2O2 इज पेरोक्साइड। फिर MnO2 इज ऑक्साइड, क्योंकि Mn पे तो +7 तक हो सकता है, सो इट इज एन ऑक्साइड। और CrO5 ऑब्वियसली बात है, ये +6 से ज्यादा नहीं होता, +10 आ रहा है कैलकुलेशन से, इसका मतलब है ये पेरोक्साइड है। ये तो सब क्लास में भी पढ़े हुए हैं, क्रोमियम, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वगैरह सब मैंने क्लास में बताया हुआ है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया तो वो ट्रस्टेबल सीरीज पढ़ा तो तब मैंने आपको सारे कुछ बताया हुआ है। 8 के बाद 9th भी पूछा है, तो 9th वाले में गिवन है अपन को, 9th वाले क्वेश्चन में हाउ मच ऑफ 0.3 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड शुड बी मिक्स्ड विद अमोनियम क्लोराइड। वो कह रहा है कि देख भाई, मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कितना वॉल्यूम मिक्स करें अमोनियम क्लोराइड में, कितना है 30 इंटू 0.2, 30 ml ऑफ 0.2 मोलर, सो 30 इंटू 0.2 हो गया मिलीमोल्स। To give a buffer solution of pH is equal to this much, मैं pH is equal to लिखूंगा 8.65, और pKb given है मुझे, that is equal to 4.75। मैंने आज तक इसीलिए डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका आयनिक नहीं हुआ और थर्मो नहीं हुआ, इसलिए अपन ने डिस्कशन नहीं किया था, बट डिस्कशन अपन करेंगे, उनका भी मतलब खत्म कर देंगे जल्दी से। कौन सा स्ट्रक्चर के बगैर बता रहे हैं, तो ट्रस्टेबल सीरीज ये सारे तो मतलब पढ़ रखे हैं ना पहले से, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा पहले। हाँ, पहले पता है ना, सोडियम +1 होता है, तो 2 सोडियम +2 तो 1 ऑक्सीजन -1 पेरोक्साइड। नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी पढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में भी पढ़े सारे के सारे, है ना। अपन को पीकेबी गिवन है, तो ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो है बेसिक बता रहा है, इसलिए मैं ये बिल्कुल गलती नहीं करूंगा कि मुझे पीओएच से लिखना है, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। पीकेबी मुझे होगा 14 माइनस ये ना, तो 14 माइनस इसका मतलब हो गया कि अगर 14 माइनस 14 से माइनस कर लेता हूं तो 8 होगा और 4 हो जाएगा, 4 और 1.35, तो मतलब 5.35 आ जाएगा, है ना, 35 कर देते हैं। और ये अपने पास 4.75 गिवन है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना गिवन है अपन को
तो सॉल्ट अपन को गिवन है 30 इंटू 0.2 मिलीमोल्स है और ये भी मिलीमोल्स है अपने पास, V इंटू 0.2 इसके मिलीमोल्स है। टोटल वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है, इसलिए अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑक्सीजन पे अगर -2 होता है तो ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन पे -1 होता है पर ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन पे -1/2 होता है तो सुपर ऑक्साइड होता है। ये तो पता है ना अपन को, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से कैलकुलेट कर लिए। इसमें -1 था इसलिए -1/2 था एक ऑक्सीजन, और इसमें -1 था तो जो -1 वाले होंगे वो परऑक्साइड होंगे। चलो इधर आते हैं फिर, तो इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो 5.35 और 4.75, तो ये तो 0 करते हैं, और 13 और 7 ना, तो 6 लेते हैं, पॉइंट होता है इधर लेके, तो 0.6 ही आया अपने पास। 0.6 आया तो अपन लिखेंगे log ऑफ 30 इंटू 0.2 डिवाइड बाई V इंटू 0.2, ये भी 0.2 नहीं, V इंटू 0.3 है भाई, V इंटू 0.3 हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इसका एंटी लॉग लिखेंगे तो 4 आएगा, 4 विल बी इक्वल टू 30 इंटू 0.2 डिवाइड बाई V इंटू 0.3। लो भाई आंसर आ गया आपका, V आपको चाहिए तो मैंने बता दिया। क्रोमियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे आपको बता रखा है, आप चेक करना, लास्ट ईयर जो पढ़ा ना अपन ने उसमें ऐसे बता रखा है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा तो परऑक्साइड बॉन्ड होगा ही होगा, ये ऑक्साइड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड। दैट इज द स्ट्रक्चर ना क्रोमियम ऑक्साइड में, आपको पहले बता रखा। तो ये आ गया आपका, कैलकुलेट करो, मतलब इधर 3V था तो 12V आ गया अपने पास, 30 इंटू ये 6 आया तो V विल बी इक्वल टू 6 बाय कितना है अपने पास 12 ना, तो 1/2 मतलब 0.5। ले भाई आंसर आ गया, ये अपन को गिवन है। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अब 10th वाला भी पूछा है। अच्छा, तो 10th वाले को भी बताना है तो 10th वाला भी बता देंगे, 10th वाले में भी अपन को कोई डाउट नहीं है, अब कैलकुलेशन कर लेना अपने। टेंथ वाले में गिवन है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज गिवन टू बी, हाँ तो ठीक है ना, ऑक्सैलिक एसिड इज दिस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज गिवन टू बी Na2C2O4 होगा और प्लस ट्वाइस ऑफ H2 होगा, एंड द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब मुझे एनर्जी जो गिवन है वो है 25.4 किलो कैलोरीज गिवन है। मुझे किसी को ये नहीं बताना कि ये वैल्यू क्या होती है, सबको पता है क्या होता है। इसमें अगर रिएक्शन करूंगा तो 13.7 किलो कैलोरीज होता है। देन फाइंड द एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पूछ रहा है। देख भाई आपने यहां पर ना 2H प्लस साइन को न्यूट्रलाइज किया था 2H माइनस साइन से, अपन को पता है एक H प्लस साइन को जब न्यूट्रलाइज करते हैं एक OH से तो एनर्जी कितना लिबरेट होता है अपन को पता है, दैट इज इक्वल टू 13.7। तो अगर दो को लिबरेट करोगे तो दो से दो H2O बनेंगे, तो टोटल एनर्जी जो लिबरेट होगा वो 2 इंटू 13.7 होगा, इतना किलो कैलोरीज होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, अगर अपन लिखेंगे तो 26 27 तो 27.4, अरे किलो कैलोरीज इतना होगा, तो कम क्यों आया, तो कम क्यों आया, क्यों ऑक्सैलिक एसिड था तो क्वेश्चन में, कोई पूछ रहा है 10th क्वेश्चन नहीं, फिर तो 10th क्वेश्चन यही है ऑक्सैलिक एसिड वाला, दूसरा कैलकुलेट करो, डीपीपी कुछ और है दूसरा।
10th वाला क्वेश्चन ये नहीं है, तुम लोग बता रहे हो। एक मिनट रुको, फिर मैं मतलब ऑनलाइन ही चेक कर। तुम्हारे डीपीपी में 1 to 20 है ना, और डीपीपी ऑफ जे ग्रुप मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तो जो डीपीपी मेरे पास है वो ऑनलाइन मैंने चेक कर लिया। 10th क्वेश्चन इसका मतलब है तुम्हारे पास जो डीपीपी है वो बी वाला डीपीपी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे पास जो डीपीपी है वो ए वाला डीपीपी है, तुम्हारे पास जो डीपीपी है वो बी वाला डीपीपी है। तो जो अभी इसमें गिवन है मेरे पास वो है डेल्टा जी से रिलेटेड, डिटरमाइन द डेल्टा जी, वो कर लेते हैं। मैं डेल्टा जी बता देता हूं। तो डेल्टा जी वाला है, डेल्टा जी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस गिवन फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस। तो ठीक है भाई, अपने पास डेल्टा जी कैलकुलेट करना है अपन को, और H2O सॉलिड है अपने पास, और H2O लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए डेल्टा जी कैलकुलेट करना है सॉलिड से लिक्विड में, मतलब इट विल बी, अब अपन को चेक करना पड़ेगा। और ये अपन को गिवन है 414 ग्राम लिया मैंने आइस, जिसमें अपन को कन्वर्ट करना है। अब इसमें अपन को गिवन है दैट इज ये 6 एटमॉस्फेयर पे है, और टेम्परेचर मतलब प्रेशर गिवन है, और टेम्परेचर गिवन है 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर पे है, और टेम्परेचर ये भी 273 है, मतलब ये तो पक्का हो गया कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेल्टिंग हो रहा है। नहीं, वो डीपीपी अलग अलग मिलता है, वो है वो ए और बी वाला वैसे नहीं है, तो वो अलग अलग डीपीपी कभी कभी मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब अपन क्या करेंगे डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटीज। अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड गिवन है मुझे, इसमें डेंसिटी गिवन है मुझे 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर, और यहां भी अपन को डेंसिटी गिवन है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन कहेंगे अब इसमें अपन को लेना है गिव योर आंसर डिवाइडिंग बाय 6। समझ गया, वो 6 तो मुझे लग ही रहा था कि वो 6 से डिवाइड करने के लिए कुछ कहेंगे, कोई बात नहीं, अपन चेक कर लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, देखो भाई, पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको मेल्ट करना है इसमें, 414 ग्राम वो तो ठीक है, लेकिन इतना प्रेशर पे गिवन है, ठीक है। तो अब रुको, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें कि भाई मेल्टिंग तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो तो 0 डिग्री ले लिया आपने, वो तो ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा।
लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो इसका प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होना चाहिए। तो अपन को क्या करना पड़ेगा उसमें, उस क्वेश्चन में अपन कहेंगे ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे भाई, एक जी कैलकुलेट करेंगे जिससे कि अपन उसको उस टेम्परेचर पे, तो अपन कुछ ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे अपन ने पहले पढ़ा होगा, आपने, मैंने आपको बताया होगा कि डेल्टा जी जो होता है वो होता है वी डी पी माइनस एस डी टी, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू वी डी पी, ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे उसको भाई, इसको v को अपन क्या ले लेंगे, v को अपन ले लेंगे एन आर अपॉन पी इंटू डी पी, ये हो जाएगा। और प्रेशर अपन को गिवन है, P1 भी गिवन है और P2 भी गिवन है, तो वो चेक करते हैं अपन है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देख भाई अपने पास H2O है S, ये कंडीशन है, तो इसी को अज्यूम कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप H2O को सॉलिड को कन्वर्ट करो किसमें, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि तभी मेल्टिंग होगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो मेरे लिए डेल्टा जी बन गया। अब मैं इसका मेल्टिंग करूंगा, मेल्टिंग करूंगा कि भाई H2O जो है वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे और टेम्परेचर 273 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और उस लिक्विड को वापस मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, लिक्विड एट प्रेशर इज इक्वल टू 6 एटमॉस्फेयर। मतलब मुझे यहाँ डेल्टा G1 लिखना पड़ेगा, यहाँ डेल्टा G2 लिखना पड़ेगा, यहाँ डेल्टा G3 लिखना पड़ेगा। तो इसका जो टोटल कन्वर्जन है ना इससे इस तक, मुझे ये स्टेप्स लिखने होंगे, फिर उसमें ये अपने स्टेप्स होंगे। तो ठीक है, अपन को मोल्स तो पता ही है कि कितने मोल्स हैं, मोल्स तो अपन ने लिख ही रखे हैं भाई कितने मोल्स हैं, अपन को बस लिखना पड़ेगा डेल्टा G1 में कितने मोल्स हैं अपने पास, वो तो अपन को पता है। तो एनआरटी अपॉन पी कर लेंगे, तो ठीक है भाई, डेल्टा G1 G2 और G3 कर लेते हैं अपन सबको। तो अब आप बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, मोल्स तो अपने पास 23 आ रहे हैं, वो तो अपन को गिवन है, यहाँ मोल्स ऑफ वाटर जस्ट 23 आ जाएंगे, क्योंकि 414 डिवाइडेड बाय 18, अपन को 18 इंटू 23 इज दैट इज 23। अब क्या करेंगे अपन, तीनों डेल्टा जी को अपन को ऐड करना है, तो तीनों डेल्टा जी कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, एटमॉस्फेयर लीटर अपन को क्वेश्चन में गिवन है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला अपन को। हाँ भाई बताओ आप क्या करेंगे, डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, वीडीपी, या अपन इसमें ना भी कन्वर्ट करें तो भी अपन को पता है कि क्या करना है, अपन को डेल्टा जी बाद में अपन कैलकुलेट कर देंगे अपन सारा का सारा 23 मोल्स के लिए, पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे अपन बताएंगे, बताओ। और ये डेंसिटीज क्यों गिवन है, एक और बात होगी कि भाई डेंसिटी क्यों दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये अपन को पता है। तो अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ और डीपी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कितना होगा, क्योंकि डेंसिटी मुझे गिवन है। तो देख अपन क्या करेंगे, डेल्टा G1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा G1 विल बी इक्वल टू वीडीपी, वीडीपी में अपन लिखेंगे वॉल्यूम कितना गिवन है अपन को, दैट इज क्योंकि ये तो सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड फेज में रहेगा, तो वॉल्यूम चाहिए मुझे। तो वॉल्यूम अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिख लेते हैं वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम के लिए लिखूंगा मैं मास अपॉन डेंसिटी, मास ले लेता हूं 18 ग्राम और डेंसिटी ले लेता हूं 0.9, ये तो हो गया वॉल्यूम, है ना, ये तो वॉल्यूम है उसकी, इसका आइस का, क्योंकि अपन को डेंसिटी गिवन है। और 18 ग्राम तो 1 मोल होता है, लेकिन तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, 23 का ये वॉल्यूम हो जाएगा, 23 मोल्स का ये वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 23 मोल्स।
और प्रेशर डिफरेंस कितना है, प्रेशर अपन को किससे किस में कन्वर्ट करना है, दैट प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू 6 माइनस 1। फाइनल प्रेशर वैसे अपन को 1 चाहिए, तो अपन को फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो 1 माइनस करना होगा, दैट इज ये वॉल्यूम आ गया 23 मोल्स का, और ये प्रेशर डिफरेंस आ गया, तो डेल्टा जी से कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, और लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे इसको, और वैसे ही अपन वापस इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो जब इसमें डेल्टा G3 कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा G3 कैसे आ जाएगा अपने पास, तो डेल्टा G3 विल बी इक्वल टू, जैसे इसको इसमें कन्वर्ट किया वैसे इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 18/1 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय फाइनल प्रेशर इज 6 माइनस 1, ये करो। तो डेल्टा G2 क्या लिखूं, बताओ भाई डेल्टा G2 क्या लिखेंगे अपन, अरे कुछ तो बोलो, मतलब तुम लोग भी तो बोलोगे या मैं ही बोलूंगा पूरा। सर व्हाई डिडंट वी डू इट इन वन स्टेप, वन स्टेप में भी कर सकते हैं, करो, कैसे करोगे अपन वन स्टेप में, मतलब अपन वन स्टेप में भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन वन स्टेप में भी कर देंगे, बताओ क्या करें। वन स्टेप में कैसे करेंगे, वन स्टेप में कैसे करेंगे ये बताओ। वन स्टेप में अपन तब कर पाते हैं ना, देखो जब भी जैसे अपने पास, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, अगर मेरे पास कोई आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में +10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आइस को सीधा यहाँ मतलब +10 तक ले जाए, नहीं भाई, पहले आपको इससे 0 तक जाना होगा, 0 पे मेल्टिंग करनी होगी, मेल्टिंग करने के बाद फिर आप +10 पे जाओगे, वो फेज चेंज होता ना, तो फेज चेंज किया ना अपन ने, तो फेज चेंज हो रहा है मतलब इक्विलिब्रियम रहा होगा, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम रहा होगा, तो लो भाई हो गया डेल्टा G2, इसलिए तो वेट कर रहा था मैं कि सर ये तो इक्विलिब्रियम, मैंने सबसे पहले यही तो चेक किया यार, ये 6 एटमॉस्फेयर गिवन है, अगर 1 एटमॉस्फेयर गिवन होता तो कन्वर्जन के लिए सीधा डेल्टा G 0 लिख देता, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने 6 एटमॉस्फेयर दिया, तो इसका मतलब है पहले मुझे 1 एटमॉस्फेयर पे कन्वर्ट करूंगा ताकि वो फेज चेंज हो, फेज चेंज तो 1 एटमॉस्फेयर और 0 डिग्री पे ही होगा, तो एक स्टेप में तो हो ही नहीं सकता था, अपन को मोर देन 1 स्टेप लेने पड़ते हैं। अब डेल्टा G कैलकुलेट कर देते हैं, तो अब डेल्टा G तो एनर्जी होगा, तो डेल्टा G विल बी इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3, अपन क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो डेल्टा G1 था, ये अपन ने डेल्टा G1 कैलकुलेट किया, तो ये तो वॉल्यूम और प्रेशर, सो एटमॉस्फेयर और लीटर्स आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा ना अपने पास, ये सेंटीमीटर क्यूब आया, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर क्यूब, और इसको जूल्स में कन्वर्ट करो, तो पहले ये एटमॉस्फेयर है, और ये अगर अपन लीटर्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये एमएल लिया था मैंने, डेंसिटी अपन को ग्राम पर एमएल गिवन था, तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर अपन को कन्वर्जन गिवन है एक, कन्वर्जन में अपन को क्या गिवन है, क्योंकि एनर्जी है ना, अब तो आ गया है ना अपने पास, डेल्टा G3 आ गया, डेल्टा G2 आ गया, और डेल्टा G1 आ गया, सबको ऐड करना है, एनर्जी को जूल्स में लेना है, और ये जो अपने पास वॉल्यूम है और प्रेशर है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 18 ml लिया था आपने, और डिवाइड बाय डेंसिटी भी ग्राम पर एमएल लिया था आपने, सो एमएल एमएल कैंसिल हो गया, तो ये ग्राम में है, ग्राम में है तो अपन को कन्वर्ट करना होगा ना उसको, डेंसिटी को वॉल्यूम में, ये एमएल जो होगा, ये ग्राम पर, ये एमएल है, ये 18 ग्राम था और ये ग्राम पर एमएल है, तो एमएल है तो अपन को कन्वर्ट करना होगा, तो अपन को कन्वर्जन शायद एक दिया था, मैं वो कन्वर्जन देख लेता हूँ, कन्वर्जन लास्ट में दिया गया था अपन को, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 100 जूल्स, तो इधर अपन को एमएल में गिवन है तो कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई,
ये लो, क्योंकि ml को मुझे लीटर्स में कन्वर्ट, तो ये लीटर्स में कन्वर्ट किया। अब अपन कन्वर्जन कर लेते हैं जूल्स में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लो भाई जूल्स आ गया। इसको भी कन्वर्जन कर देते हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई 0.1 से ही कर देता हूँ मैं, तो इसको भी कर देता हूँ, इसको भी वही कर लो आप। ये ml में है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, ये भी जूल्स में आ गया। ऐड कर लो तीनों, आंसर आ गया। एक स्टेप में तभी कर पाते हैं अपन जब, क्योंकि फेज ट्रांजिशन हो रहा है सॉलिड से सॉलिड, लिक्विड से लिक्विड में होता तो एक स्टेप में हो जाता, सॉलिड से सॉलिड में होता तो एक स्टेप में हो जाता, गैस से गैस में होता तो एक स्टेप में आ जाता, अभी इसलिए नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से अपन ने ये एंट्रोपी वाले पार्ट में काफी डिस्कस किया हुआ है ऐसे। ये आपका 10th वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, कैसे करना है अपन को, वो 10th वाला क्वेश्चन था। किसी को डाउट नहीं? अगर किसी को डाउट है तो बोलो भाई। अब जो डीपीपी है उसमें सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता डाउनलोड, इसलिए मैं अभी आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं भेज सकता। मुझे सॉफ्ट कॉपी के लिए किसी और को बोलना पड़ेगा, वो मुझे देगा तब मैं आपको दे सकता हूँ सॉफ्ट कॉपी, अभी तो तुरंत तो नहीं दे सकता सॉफ्ट कॉपी। अब वो डाउनलोड करने वाला पार्ट रेजोनेंस से बंद हो गया। और डाउनलोड में क्या हो रहा था ना कि पूरा सभी लोग उसी से डाउनलोड करके अपना वो कर ले रहे थे, राइट? तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10th के बाद 13th वाला, मैं बाकी हटा देता हूँ। 10th के बाद आपका 13th क्वेश्चन है, 13, 15 और 17, तो मैं 13, 15 और 17 बता देता हूँ। तो आप ऐड करके देखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा इसका, तीनों को ऐड करोगे ना तो यूल गेट द आंसर। सो 13th वाले में अपन को गिवन है, दैट इज, एक मिनट है, 13th वाला, अब 13th वाला क्या है, कैम इन्फो, अरे उसमें भी डाउट है, कैम इन्फो में क्या डाउट है, 13th वाला देख लेते हैं। At 298 Kelvin pressure 1 atmosphere, solubility of N2 in water is found to be this much, तो solubility मुझे गिवन है, ठीक है ना, मैं 13th वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर गिवन है और सॉल्युबिलिटी मुझे गिवन है ऑफ N2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 6.8 into 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर, ठीक है। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 0.78, अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू 0.78, चलेगा। Then what is the concentration of N2 in water under atmospheric conditions, ठीक है, तो अपन को concentration बताना है N2 का in water. So at 298 Kelvin, pressure is equal to 1 atmosphere, N2 का solubility अपन को given है, if the partial pressure is this much, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं ना, solubility is directly proportional to pressure, और अपन को बताना है कि भाई what is the concentration of N2, तो moles per liter, तो लिखो ना S1 upon P1 is equal to S2 upon P2। सॉल्युबिलिटी गिवन है 6.8, 10 की पावर -4, प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, तो सॉल्युबिलिटी पूछा है जब प्रेशर 0.78 हो जाए, तो हो गया आंसर, मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 वाले में आपने पूछा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर H2O2, ठीक है, अपन को H2O2 एंड CO2, so Henry law constant for H2O2 and CO2 is given to me in water R, इसके लिए गिवन है 1282, ये गिवन है 79, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है, KH की वैल्यू बात कर रहे हैं, 69.2 और ये 29.41 एटमॉस्फेयर लीटर, ठीक है, एटमॉस्फेयर पर मोल, ठीक है, respectively which of these gases have high concentration in the sample of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या पता, हमें तो पता है भाई, अगर KH का वैल्यू ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है,
वैल्यू ऑफ KH, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, क्या बताना बताओ। 13th वाले में कुछ भी नहीं था, 15th वाले में भी कुछ भी नहीं था, तो क्लास में बताया हुआ है। 17th वाला क्वेश्चन अगर अपन चेक करेंगे तो उसमें गिवन है अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपन को। गैसेस व्हिच हैव हाई वैल्यू ऑफ वंडरल कांस्टेंट A आर इजीली लिक्विफाइड। हां, ये तो अपन ने क्लास में पढ़ा, और TC इज इक्वल टू 80 अपॉन 20 से बना बताया ना हमने क्लास में। TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, A इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर वाटर सॉल्युबल, जरूरी नहीं है। CO2 वाटर सॉल्युबल है, उसके लिए A का वैल्यू जो होता है वो होता है 3.56। टाउलिन ऐसे होता है, और इसके लिए A का वैल्यू होता है 15। ये वाटर सॉल्युबल है, ये नहीं है। कोई सरफेस एरिया भी तो बड़ा हो सकता है, तो भी तो हो सकता है A का वैल्यू ज्यादा, क्योंकि A इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वंडरल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल। आयंस फॉर्मिंग गैसेस आर इन द सॉल्वेंट आर सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। हाँ ठीक है, जो गैसेस सॉल्वेंट में आयंस बनाते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, वो तो अपन को पता है। दैट्स करेक्ट। अंडर सेम कंडीशन अमोनिया हैज लो सॉल्युबिलिटी देन CO2। ये गलत होना चाहिए, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एक वैल्यू ना, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो उसका सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होगा, सॉल्वेंट में ज्यादा होगा देन CO2। दैट इज योर DPP1। DPP2 की बात कर सकते हैं, बोलो। DPP2 में क्वेश्चंस, DPP2 कोई क्वेश्चंस है तो बोलो। 17th वाला, ठीक है। DPP2 अभी DPP2 भी करना है ना भाई, DPP2 भी तो दिया था मैंने, DPP तो करने है ना, नहीं किया। 7 and 20, फोर एंड 10। बस, तो ठीक है, 4 से शुरू कर लेता हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इसमें गिवन है वो अपन ने मतलब क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। 4th वाले से शुरू कर लेता हूँ। 4th वाले में गिवन है कंसीडर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन। मेरे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ये सॉलिड है और ये अपन को गिवन है दैट इज 3B + 3C, 2B + 3C, ये गिवन है। Upon disturbing the equilibrium, the concentration of C at new equilibrium is found to be double of that of original equilibrium। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 2x है, इसका 3x है एट इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन, ये सॉलिड है ना, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा। तो अपन कहेंगे Kp जो है ना, दैट विल बी इक्वल टू 2x का स्क्वायर ले लेता हूं और 3x का क्यूब ले लेता हूं। तो अपने पास आएगा 4 × 27 मतलब 108, है ना। 4 × 27 मतलब 108 इंटू x टू द पावर ऑफ 5। ये अपने पास Kp है इस रिएक्शन का। अब वो कह रहा है कि मैं डिस्टर्ब करूंगा इस इक्विलिब्रियम को। Upon disturbing the equilibrium, the concentration of C at new equilibrium is found to be double of that at original। अब मेरे पास A सॉलिड है, twice of B plus C, thrice of C है। अब ये कह रहा है कि जितना था उससे डबल हो गया न्यू इक्विलिब्रियम पे, तो 6 हो जाएगा।
कोई बात नहीं, तो ये भी चेंज होगा फिर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट न्यू इक्विलिब्रियम, अब इनको नए इक्विलिब्रियम पे बी का कॉन्सेंट्रेशन बताना है, तो बता दिया ना कि केपी तो गिवन है, partial pressure of b to the power of 2, partial, that is concentration ना, concentration of b to the power of 2 into concentration of c to the power of 3। तो ये थोड़ी चेंज होता है concentration चेंज करने से। ये तो हो गया 5, b अपन को बताना है भाई कितना हो जाएगा, और ये 6x का क्यूब है, आ गया अपने पास 108 डिवाइड बाय 6 x क्यूब है, तो x स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू concentration of b to the power of 2। तो ये अपन कैंसिल कर लेते हैं भाई, तो 6 1 हो गया, और ये अपन लिखेंगे तो कितना आएगा अपने पास 48 ना, 6 7 जा 42 होता है, और 8 जा आ गया अपने पास, तो 18 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आया अपने पास, तो रूट ऑफ 18 आ गया अपने पास। 9 टू जा 18 ऐसे कर लेता हूँ भाई, तो 3√2 कर लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू बी आ गया। तो बी पहले 3x था, बी पहले 2x था, अब 3x हो गया, तो अपन कहेंगे ये अपन ऐसे कर लेंगे 3√2। अब वो कह रहा था अपन से कि बी में बताओ कितना चेंज आया, तो अपन कहेंगे पहले बी 2x था, अब कितना हो गया वो देख लेते। अच्छा 6 का, अरे 6 का क्यूब तो भूल ही गया, एक मिनट रुकना, मैंने गड़बड़ किया, अपन को 6 का क्यूब भी तो लेना। 108 x टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू बी आ रहा था अपने पास स्क्वायर, और ये आएगा अपने पास 6 इंटू 36 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3। तो ठीक है, ये अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, दैट इज 108 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 36, एक्स टू द पावर ऑफ 5 था, और यहाँ एक्स क्यूब था इज इक्वल टू बी टू द पावर ऑफ 2। ये कैंसिल करके इधर 2 लिखते हैं, और ये अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 18 ना, ये ले भाई, फिर तो बड़ा इजी हो गया अपने लिए। एक्स टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय कितना है अपने पास 2 आया प्लीज, तो x बाय √2 ले लेता हूँ। पहले भी कितना था, अब भी कितना है वो देख लेते हैं, x का वैल्यू देख लेते हैं और सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हो गया। वो 6 क्यूब होगा, बिल्कुल होगा, क्यूब भूल गया था। अब याद रखूंगा कि भूल ना जाऊं कुछ। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है 4th के बाद 7th वाला, तो आपने 7th क्वेश्चन पूछा है, चलो भाई 7th क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7th में आपने कहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, 7th वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। अब भाई एनायनिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब रहता है, हाइड्रोलाइसिस मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होना चाहिए एनाइन, तो सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेटेड बेस नहीं होगा हाइड्रोलाइसिस। क्लोराइड है स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेटेड बेस, एक ही बचा है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा एनाइन का, दैट इज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। 10th वाले में गिवन है मुझे जिंक प्लस HCl अपन को गिवन है, चलो 10th वाले की बात करते हैं। टेंथ वाले में गिवन है जिंक प्लस HCl अपन को गिवन है, और ये ZnCl2 प्लस H2 बना रहा है। ये कह रहे हैं इफ 0.3 मोल्स ऑफ जिंक इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 0.3 है और ये 0.52 है, इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 इज लिबरेटेड। भाई इसमें क्या बता दूं मैं, आपको पता तो है H2 का कितना मोल्स लिबरेट होगा, इसमें लिमिटिंग रीजन चेक कर लो,
लिमिटिंग रीजन के लिए अपन को पता है मोल्स ऑफ जिंक, अब जितने मोल्स उसके होंगे इसके डबल होने चाहिए, तो अगर ये 0.3 है तो 0.6 होने चाहिए, है 5.52। HCl इज लिमिटिंग, ये बताएगा कि H2 कितने होंगे, तो जितने मोल्स इसके होंगे उसके आधे मोल्स इसके हो जाएंगे, सो मोल्स ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 0.52 डिवाइड बाय 2, कितना होगा? लो भाई इतने मोल्स आ गए। 10th वाला किसने बोल दिया था? 10th वाला तो बड़ा इजी था। 10th के बाद 17 है, 17th क्वेश्चन में गिवन है अपन को, 17th वाला क्वेश्चन है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है आपके पास, 17th वाला। सो 17th वाले क्वेश्चन में द मिक्सचर ऑफ एजियोट्रोपिक द एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर, वाटर अपने पास गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एंड HCl जो होता है वो बॉइल करता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर, चलेगा, बॉइल्स एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये मिक्सचर जो है ये बॉइल करता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो गया, बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो जो एजियोट्रोप के ग्राफ बनाए थे अपन ने, ऐसे मतलब जितना बॉइलिंग पॉइंट वाटर था ये था, तो इसमें ऐसे बना देंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो ये कह रहा है कि ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो इनमें से कौन सा प्योर अपन को मिलेगा? कोई भी नहीं, ये तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा तो इसको तो सेपरेट कर ही नहीं सकते। एजियोमेट्रिक एजियोट्रोपिक मिक्सचर में कभी भी अपन किसी को भी प्योर 100% प्योर नहीं बना सकते, दैट इज बिकॉज दे आर एट देयर बॉइलिंग पॉइंट देयर लिक्विड एज वेल एज वेपर कंपोजिशन इज सेम, जितना उनका वेपर कंपोजिशन होगा उतना ही उनका लिक्विड कंपोजिशन भी होगा। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड ना, सो उनको अपन प्योरीफाई नहीं कर सकते। 20 देख लेते हैं। फॉर अ सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, मेरे पास एक लिक्विड सॉल्यूशंस है ए और बी का, ए एंड बी, इसमें मुझे एक्स ए गिवन है दैट इज 0.2, तो ऑटोमेटिकली अपन को पता है एक्स बी विल बी इक्वल टू 0.8। द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द मिक्सचर इज 560, ठीक है भाई, मतलब यहां पर टोटल पीएम इज इक्वल टू अपन को गिवन है 560। So the total vapor pressure over the solution is 560 and the partial pressure of A is 80, मतलब PA is equal to 80 given है। What will be the composition of vapor when XA is equal to 0.8, मतलब composition of vapor बताना है अपन को जब XA 0.8 हो, ठीक है, तो XA 0.8 होगा तो ये 0.2 हो जाएगा, तब अपन को composition of vapor बताना है। तो मुझे PM गिवन है इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB, तो अगर ये 560 है और ये 80 है तो अपन को पता है ये अपन को मिलेगा PB, तो पार्शियल प्रेशर अब भी पता चल गया, हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इसको तुमने पी नॉट पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैं भी वही पढ़ने वाला था, लेकिन वो पार्शियल इसलिए मैंने फिर से पढ़ लिया था, उसको पार्शियल प्रेशर लिखा था उसमें। ये 20 हो गया, ये आपका DPP2 है। अब बताओ DPP3, नहीं DPP3 तो दिए नहीं था, तो इसमें और कोई होमवर्क है तो बताओ, वरना नेक्स्ट होमवर्क है DPP3 एंड 4, ये आपका नेक्स्ट होमवर्क है DPP3 एंड 4। 4 तक था तो मैं अभी 3 भी डिस्कस कर सकता हूं अगर आप बोलो तो, या थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए टाइम देते हैं। अब ओसी के DPP की बात करते हैं, GOC2 का पार्ट 4 का 2 और 3, GOC2 का पार्ट 4 का 2 और 3 नहीं समझा मैं,
GOC2 का पार्ट 4, GOC2 का पार्ट 4 कौन सा एक्सरसाइज भाई, तो बता। तो उसने अपना डाउट फट से लिख दिया। अब आप समझो चाहे ना समझो, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा डाउट बताओ आप। बात भी सही है, डाउट बताओ आप। तो ऑर्गेनिक डीपीपी कौन से थे, सी वाले या ए वाले? अरे बाप रे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो यार तुम लोग। मुझे लग रहा है कि सारे डीपीपी मुझे एक बार देखने पड़ेंगे लास्ट ईयर के। पहले तो GOC2 देख लेते हैं एक बार, इसका GOC2 का काम कर दें। शीट डाउट, हाँ तो कौन सा GOC2 में क्या करूं, मतलब ये तो बताओ कि GOC2 में पार्ट 4 कौन सा, पार्ट 4 का 2 और 3। पार्ट 4 एक्सरसाइज तो बता, एक्सरसाइज कौन सा? एक मिनट रुको, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4। चल भाई GOC2 देख लेते हैं, GOC2 निकालो। अभी आप क्या करो ना, ओसी में अपन ऐसे करते हैं, 11th वाला ओसी ठीक है, वो बड़ा इजी है, उसमें मतलब बहुत ज्यादा वैसे नहीं है। तो हम लोग जो ना पार्ट 4 का 1 और 2, ठीक है। पार्ट 4 का क्या पूछा था उसने, एक मिनट रुको, 2 और 3, ठीक है। 2 वाले में गिवन है अपन को, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हाँ तो ठीक है ना बेटा, देखना अपने पास ऐसे गिवन है ना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए, एक अपन को ऐसे गिवन है, एक अपन को ऐसे गिवन है। इन दोनों में तो ऑब्वियसली बात है, इसमें प्लस एम है इसलिए यही ज्यादा एसिडिक होगा। एक अपन को ऐसे गिवन है, ये तो सबसे ज्यादा होगा ऑर्थो इफेक्ट, है ना। और उसके बाद अपन कहेंगे एक ये भी है अपने पास, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट तो इसमें भी है, OCH3 में, दोनों में ही ऑर्थो इफेक्ट है। अगर दोनों में ऑर्थो इफेक्ट है तो अपन कहेंगे देखो, हाइड्रोजन तो इससे ही निकालूंगा, हाइड्रोजन इसमें भी इससे ही निकालूंगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाँ दोनों में ऑर्थो इफेक्ट है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा ना एनाइन, ये थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अगर OH की जगह कोई और होता तो अपन साइज की बात करते हैं, मतलब अगर मेरे पास ऐसे कि देखो भाई इधर ना COH है और इधर NO2 है, तो अपन कहते हैं इसका साइज और इसका साइज कंपेयर करो, जिसका साइज बड़ा होगा उसका ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। लेकिन OH में तो हम तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए थंब रूल बोलते हैं ना, कि आप एनाइन की स्टेबिलिटी को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना, अगर एनाइन ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एसिडिक होगा, वो हमेशा ही बोला ना। इसलिए अपन जब भी OH होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ध्यान देना। थर्ड वाला, थर्ड वाले में मैं मुझे नहीं लगता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, उसमें अपन को कोई स्पेसिफिक है या थर्ड वाला पूरा बता दो, या उसमें ABC में कोई स्पेसिफिक है कि वो बता दो, या पूरा ही बताना है? अच्छा, थर्ड के बी का, ठीक है मैं बी बता देता हूँ। बी वाले में अपन को गिवन है CH3COH, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें अपन को ऐसे गिवन है C डबल बॉन्ड OH, और फिर अपन को गिवन है PHCOH, और फिर अपन को गिवन है SO3H, इसको हटा देता हूं, SO3H। तो इसमें अपन को ऐसे गिवन है कि ऑर्थो पोजीशन पे OH है और सल्फोनिक ग्रुप। अगर इन चारों में मैं चेक करूं ना, तो इसका तो प्लस इफेक्ट है, लेकिन इसका माइनस इफेक्ट होगा, थोड़ा सा विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि इस कार्बन से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है,
लास्ट वाले में तो अपन कहेंगे कि भाई प्रोटॉन तो ये देगा, ये तो H2SO4 है, इसलिए उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है सल्फोनिक ग्रुप का। मैंने आपको बता रखा है सल्फोनिक ग्रुप मतलब सीधा H2SO4 जैसा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये सबसे ज्यादा है इन सबसे, इसलिए उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो अपन कहेंगे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर अगर अपन चेक करें कि भाई इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो माइनस इफेक्ट नो डाउट ये थोड़ा विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपन कहेंगे कि भाई ये विड्रॉ करने की कोशिश करेगा लेकिन ये पीएच है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसमें एरोमेटिक एसिड है। ये एरोमेटिक एसिड है, तो थोड़ा सा अपन कहते हैं कि भाई अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ये ज्यादा एसिडिक होता है इससे, अगर इन दोनों में भी कंपेयर करें तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, क्योंकि उसमें पीएच है। शायद ऐसा हो जाए, लेकिन इसमें तो दो हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा एज्यूम करूंगा ना, तो इसमें शायद ऐसा हो जाए, लेकिन इसमें तो अपन हमेशा ये एज्यूम करेंगे ना। जैसे अपन ने ऐसे बनाया लाइक हाइपर कंजुगेशन, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसका ज्यादा होगा, इससे इसका ज्यादा होगा, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ये है तो अपन से पीके वैल्यू का ऑर्डर पूछा है अपन से, तो पीके इसका ज्यादा होगा, बिकॉज अपन को पता है पीके वैल्यू और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कॉम्प्रिहेंशन 3 और 4 की भी बात कर रहे हैं, भाई कॉम्प्रिहेंशन 3 और 4 भी बता दो सर, तो अपन कॉम्प्रिहेंशन 3 4 की बात करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन 3 में अपन को गिवन है बेटा कि देख मेरे पास पीएच है, सी डबल बॉन्ड ओ है, और इधर CH2 है, इधर डबल बॉन्ड ओ है और H है। इसको मैंने OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करवाया, तो अपन को पता है एनाइन मतलब ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप बता रखा है, उससे बनाऊंगा। सो उससे अगर एनाइन बनाऊंगा तो मेरे पास P बनेगा, एक इंटरमीडिएट ये बन गया मेरे, ये नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट बना। अब ये कह रहा है कि मेरे पास OH नेगेटिव आयन और ये बनेंगे, और अपन को फॉर्मूला मतलब ऐसे बता रखे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक बार मतलब अपन P बनाएंगे और एक मेजर बनाएंगे। अपन को एक बात पता है कि देख भाई अगर मैं इसमें ये चेक करूं, ये इनॉल बनाने की बात कर रहा है कि आपको इनॉल बनाना है, तो इनॉल मैं एक बार डबल बॉन्ड इधर भी बना सकता हूं और डबल बॉन्ड यहां भी बना सकता हूं। तो अपन कहेंगे देख अगर यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो पीएच के साथ कॉन्जुगेशन क्या होगा, तो अपन ऐसे ही बनाने की बात करेंगे, उसको मेजर बताएंगे। क्योंकि इसमें OH होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, CH बनेगा, और इधर बनेगा अपने पास C डबल बॉन्ड हो, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये H, तो बेसिक मीडियम में बताया उसने। और एक बनेगा मेरे पास C डबल बॉन्ड O है और इधर CH है, इधर डबल बॉन्ड, इधर OH बनाया मैंने, तो एक बार ऐसे बनाया, ये बने अपने पास। तो उसने अपन को लिख के बताया था एक मेजर है एक माइनर है, तो अपन तो मेजर उसको बताएंगे जो ज्यादा स्टेबल है, यहाँ तो ज्यादा कॉन्जुगेशन है ना, डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड इसके, एक और ये भी, तो ये मेजर। और इसमें सिर्फ ये दोनों कॉन्जुगेशन में होंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्जुगेशन होगा तो इसका कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, ऐसे लीनियर नहीं बन सकता है। अगर वो लीनियर नहीं बन सकता तो अपन कहेंगे भाई इसमें ये माइनर प्रोडक्ट है, तो ये माइनर मतलब अपने लिए S है और ये मेजर मतलब अपने लिए R हो जाएगा, ये R है। तो अब जरा अपन जल्दी से देखेंगे कि R कौन सा है और S कौन सा है, वो अपन बता सकते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ Q1 मतलब अपने पास गिवन है कि Q1 कौन सा बनेगा, तो अपन कहेंगे देख भाई Q1 मतलब ये वाला बनेगा, क्योंकि आप Q1 से ये बना रहे हैं।
और Q2 में अपन एनाइन इस पे बनेगा, मतलब जो Q1 बनेगा वो ये बनेगा अपने पास Q1, ऐसे बनेगा Q1, ये आपका Q1 है। और Q2 जो बनेगा वो इधर की तरफ कॉन्जुगेशन में बनेगा, तो अपन बता देंगे आप इसमें बना रहे थे ऐसे, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर कॉन्जुगेशन में बना रहे हैं, ये बन गया Q1। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन ये था। अब एक और मिनट, मतलब कॉम्प्रिहेंशन 4 से पहले ना ये कुछ लिख रहा है क्वेश्चन 2 में, व्हाई डिडंट वी से दैट, थर्ड वाले में क्वेश्चन 2 में, तो ऊपर कुछ क्वेश्चन 2 में अपन देखते हैं कुछ बोलना चाहता है। क्वेश्चन 2 में व्हाई डिडंट वी से दैट देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इट इज डिफिकल्ट टू डोनेट प्रोटॉन। हाँ तो बोलो ना, मैंने कब कहा कि मत, मैंने कब कहा कि आप ऐसे मत बोलो, ये लो बोल दिया मैंने। ये कौन सा प्रोटॉन, जो डोनेट करना है वो तो फ्री है, उसमें कहाँ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा दूसरी बात एक और रुकना है, अब तुमने क्या सोचा होगा, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डैश है, ये डेल्टा नेगेटिव। अगर इन दोनों डेल्टा में से अपन चेक करेंगे न्यूटन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, रीजन इस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है इससे, तो इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, क्योंकि जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो प्रोटॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए अपन ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। हाँ, वो लिखने वाला था ना, दिमाग में वही चल रहा था, इसलिए तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा था, तभी तो तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रुक नहीं जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रुक नहीं जाएगा, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये कम पोलर बॉन्ड है इससे। गॉट इट ना, ठीक है। तो वो बार बार पूछ रहा था, अब अपन कॉम्प्रिहेंशन 4 पे चलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन 4 भी पूछा है, तो हम कॉम्प्रिहेंशन 4 की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉम्प्रिहेंशन 4 अपने पास है। अब देख अपने पास कॉम्प्रिहेंशन 4 में क्या गिवन है, कॉलम 1 अपन को गिवन है, देख भाई, अगर कॉलम 1 मेरे पास गिवन है तो ऐसे गिवन है मेरे पास कॉलम, ये डबल बॉन्ड है, अब यहां पर CH2 है और यहां पर Cl है, ऐसे गिवन, ठीक है भाई, ये 1 गिवन है मेरे पास, ये 2 मेरे पास ऐसे गिवन है, अपन ये ऐसे 2 लिख लेते हैं जैसे वहां लिखे हुए, तब 2 मेरे पास ऐसे गिवन है, 2 मेरे पास ऐसे गिवन है, और एक अपन ऐसे बना सकते हैं, थर्ड 3 मेरे पास ऐसे गिवन है, दैट इज लाइक दिस, ये प्रोटॉन है और एक अपन को पता है ये एंटी एरोमेटिक है, अपन को पता है, और फोर्थ वाला अपन को ऐसे गिवन है, दैट इज ये ऐसे। अब अपन चेक करें, अब देख मैं कॉलम 2 की बात करूंगा ना, तो इसमें 1 ऐसे गिवन है, 2 ऐसे गिवन है, 3 ऐसे और 4 ऐसे। अब एक बात है, ये जो कंपाउंड होता है ना SbCl5 या AlCl3, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, दे आर वेरी गुड लुईस एसिड, ठीक है। फिर अपने पास Na पॉजिटिव भी गिवन है भाई, ये तो मेटल है, और अपने पास H प्लस आयन भी गिवन है, और अपने पास Na। वैसे 3 कॉलम वाले सॉल्व करना बड़ा इजी होता है, 3 कॉलम वालों को सॉल्व करना बड़ा इजी होता है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक तो अपन कहेंगे भाई देखो, हमें ये पता है कि मैं इसको कभी ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं कभी ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, व्हाई इट इज सो। अच्छा लो कर दिया, सोडियम गिवन है, वैसे मैं सोडियम को वैसे भी इन सब में से अगर मुझे चेक करना है तो इसके साथ वो कर दूंगा, मैच कर दूंगा, व्हाई इट इज सो। वो NH बॉन्ड है ना, ऐसे देख, प्रोटॉन को हटा, प्रोटॉन रिलीज होगा ना, तो इसमें प्रोटॉन अटैक कर नहीं सकता है ही नहीं लोन पे, बेस के साथ रिएक्ट करवा सकता हूँ क्योंकि H निकल जाएगा, सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर सकता हूँ, H निकल जाएगा, इसमें मैं Cl को इजीली निकाल निकाल सकता हूँ क्योंकि एरोमेटिक बनेगा, इसमें निकाल नहीं सकता क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनेगा, इसमें Cl को निकालूंगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा और वो भी एंटी एरोमेटिक बनेगा, तो रीअरेंजमेंट करना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो अपन इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है।
विच कॉम्बिनेशन विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, प्रोटॉन को बता देता है हाइड्रोजन गैस होगा, क्योंकि NaOH के साथ इसको रिएक्ट करूंगा तो H2O बनेगा, प्रोटॉन को डाल दिया। तो अगर कोई पोलर बॉन्ड है ना NH OH, प्रोटॉन डाल दो। तो कोई भी एसिड है उसमें सोडियम डाल दो, सोडियम मेटल डालोगे तो H2 लिबरेट होगा, तो हो गया ना। तो अब बोल रहे थे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वो लिबरेट करेगा। तो अब अपन कहेंगे भाई इसमें एक से ज्यादा पहले अपन चेक कर लेते हैं वो गिवन है कि नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन भी बड़े अच्छे बनाएंगे। अच्छा रीअरेंजमेंट तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है, रीअरेंजमेंट में फंस जाए, रीअरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा पहले, तो पहले रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। अच्छा अभी लेक्चर है तुम्हारा, चल फिर रुक जाते हैं अपन, यहीं रुक जाते हैं अपन, पहले रीअरेंजमेंट पढ़ लेंगे उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। चलो भाई दैट्स ऑल, अभी लेक्चर है तुम्हारा, भागो। थैंक यू।